A very good afternoon to all of you. Welcome you all in our SST class. So today's topic is our rural community. We have already doing chapter number 21 in our previous classes. Our community life, unity, diversity. हम लोग ऑलरेडी डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आवर रूरल कम्युनिटी. रूरल कम्युनिटी स्टार्ट करने से पहले मेरा कुछ क्वेश्चन है आप लोग से. आप लोग बता सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच प्रोडक्ट्स और थिंग. जस्ट रेज योर हैंड एंड आंसर. ग्रीन. अंकित कुमार गुप्ता, राइट आंसर. Divyansh, yes, answer me. मैम क्वेश्चन फिर से पूछिएगा. Green revolution is related to मैम ग्रेन्स. very good. So we have already discussed about the different revolutions. क्रांतियों के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे. आपका पेज नंबर 177 में डू यू नो में ऑलरेडी दिया हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन. ग्रीन, व्हाइट, ब्लू एंड येलो. So ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रेन से ये सबसे पहले पंजाब में स्टार्ट हुआ था. फसल के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग न्यू फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए थे. और ये बहुत ही बड़ा बोल सकते हो कि चेंजेस था हमारे प्रोडक्शन में. हम लोग अब ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को उगा सकते हैं. हाइब्रिड वगैरह जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, ये टर्म जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वो यही इसी की वजह से. ठीक है. व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क, ब्लू और येलो क्या है रिलेटेड. ब्लू, यूज योर चैट बॉक्स एंड आंसर. ब्लू. Yes, Abhinav Patnaik, Riya, very good. That is fish. And yellow? Yes, Riya Rangan, right. Oil seeds. जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, हम लोग जो सोयाबीन ऑयल हो गया, राइस ब्रांड, डिफरेंट टाइप के जो ऑयल्स हम लोग देख रहे हैं वो ये येलो रेवोल्यूशन की वजह से. हम लोग जो है लास्ट डे अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे. अब हम एक रिवीजन के तौर पे हम यहाँ आपको बता रहे थे. अब बात कर रहे हैं आवर अर्बन कम्युनिटी के बारे में. Life in towns and cities is comparatively smooth and comfortable. Due to the industrialization, jobs opportunities in cities have increased considerably. The basic amenities like drinking water, electricity, dispensaries and hospitals, school and colleges, ability of goods of the daily requirement, foods, textile, hardware, etc. are available in abundance. कंपेयर किया जा रहा है रूरल और अर्बन लाइफ में. रूरल यानी ग्रामीण और अर्बन यानी शहरी, दोनों लाइफ में काफी डिफरेंस है. हम लोग बेसिक एनिमिटीज यानी हमारा जो आर्थिक जरूरत की चीजें हैं हम लोग को ज्यादा अवेलेबल हो पा रही है शहरों में, अर्बन एरियाज में. इसलिए लोग जो है गांव को छोड़ करके शहर की ओर ज्यादा माइग्रेट करने लगे हैं, ज्यादा मूव करने लगे हैं. डिफरेंट फैसिलिटीज वहां पे वो लोगों को मिल रही है. These has attracted the people from the rural to come and settle in cities. ये सारी जो बेसिक एनिमिटीज है, साफ पानी, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारी जो फैसिलिटीज हैं ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन है लोगों का
कि गांव को छोड़ करके वो रूरल अर्बन एरियाज आकर के बस जाए, सेटल हो जाए। हम लोग और आप लोग में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो पहले गांव में रहते थे और अपने पढ़ाई के लिए आपके मम्मी पापा आपको गया आकर के शिफ्ट कर दिए हैं, यहाँ सेटल हो गए हैं। तो ये हमारी बेसिक एनिमिटीज है। एजुकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, but with the more and more people from rural areas, towns and cities have become overpopulated and scarce in a basic amenities. इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है, उसकी वजह से क्या हो गया है, लोगों की जो क्षमता होती है कमाने की, या फिर बोल सकते हैं एक जगह की रहने की जो लिमिटेशन होती है, वो धीरे धीरे जो है वो कम होती चली जा रही है। अगर हम लोग बात करें परिवार में जो है पहले 5 लोग रहते थे और सडनली से 10 लोग रहने लग गए हैं, तो जगह तो वही है, प्लेस तो वही है, लेकिन मेंबर्स बढ़ गए हैं, खाने की क्वांटिटी भी बढ़ गई है, हर कुछ बढ़ गया है, तो कैसे मैनेज करेंगे हम लोग। तो यही कारण की वजह से कुछ लोगों को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिल जाएगा, किसी को बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो पा रही है टाउन में, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जो है गांव को छोड़ करके शहर की ओर प्रस्थान करने लगे हैं, माइग्रेट करने लग गए हैं। In spite of tremendous development in the field of transport, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, in spite of tremendous development in the field of transport and the roads are overcrowded, disposal of cities waste, lack of proper sanitation and drainage, scarcity of clean drinking water and अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ डेवलपमेंट की, विकास के बारे में, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे शहर में भी बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए। पहले हमारे आप अपनी लोकेलिटी में ही देख लो कितने सारे चेंज हो गए। हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहां पे पहले बहुत लिमिटेड घर थे, अब धीरे धीरे इतना ज्यादा घर बनने लग गया है, रोडों का कंस्ट्रक्शन हो गया है, ट्रांसपोर्ट्स के नए वर्जन आ गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक बहुत बड़ा इफेक्टिव रीजन है कि लोग जो है शहर को छोड़ करके गांव को छोड़ करके शहर आकर के बसने लग गए हैं। और ये सारी चीजें जो है हमारे लाइफ को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाती चली जा रही है या हार्ड बनाती चली जा रही है। अब हम लोग को पहले अभी हम एग्जांपल दिए कि पहले घर में 5 मेंबर थे, सडनली 10 मेंबर आ गए, उनका हर एक पर्टिकुलर इंसान का एक वेस्ट होता है, एक कचरा होता है जो वो घर में डालते हैं, बाहर फेंकते हैं। तो वो 5 लोगों से अब 10 लोगों का कचरा बाहर जाना चाहिए, वैसे ही हर एक लोकेलिटी में हो गई है। तो उसको कैसे हम लोग साफ करें, कैसे बार बार उसको क्लीन करें, ये सारी चीजें प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई सिटीज में। Unfortunately, the economic and social inequalities are increasing, which cause unrest and social tension. हमारे यहाँ मतलब ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इकोनॉमिक और सोशल यानी आर्थिक और सामाजिक इनइक्वालिटी जो लोग जो है गरीब के गरीब रह जा रहे हैं, अमीर के अमीर रह जा रहे हैं, ये जो सोशल इनइक्वालिटी है ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और एक बहुत ही बड़ा टेंशन क्रिएट कर रही है सोसाइटी में। How we can meet such challenges, कैसे हम इस challenges को दूर कर सकते हैं, कैसे इन challenges को रोक सकते हैं। Every community a system of a governance, हर एक कम्युनिटी का, हर एक समाज का एक अपना गवर्नेंस होता है, एक अपना सरकार होता है, अपना एक दायित्व होता है जो प्रॉपर वे में चलाना होता है। इन एंशिएंट इंडिया, हम अगर बात करें हमारे प्राचीन भारत की, इट वाज इजीली मैनेज थ्रू विलेज पंचायत, ये बिल्कुल मैनेज हो जाता था हमारा गांव के पंचायत के थ्रू। अभी भी हमारे गांव में बहुत सारे पंचायतें हैं, अभी भी हमारा रूरल सेल्फ गवर्निंग बॉडी चलता है जो बहुत सारे मामलों को अपने लेवल से जज करता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, ऑल्सो वी हैव अ सिमिलर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायत इन द विलेज, म्युनिसिपल बॉडीज इन द सिटी। अगर बात करें गांव में तो कौन देख रहा है गवर्नेंस, तो ग्राम पंचायत, और शहर में तो म्युनिसिपल कम्युनिटीज।
In the subsequent chapter, we shall study about the importance of working together to solve our problem. इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो गवर्नमेंट है वो हम लोग कैसे साथ में काम करता है और इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. डू यू नो में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखोगे. There are about 377 million people living in 7,935 towns. In cities, India, 31%, 31.2% of total population. लगभग 7,935 टाउन्स में हमारे देश के पॉपुलेशन कितने रह रहे हैं, मतलब 100 में 31% सिर्फ 7,935 टाउन में रह रहे हैं. Every third Indian live in a city. हर 2 व्यक्ति के बाद जो तीसरा व्यक्ति है वो शहर में जाकर के रह रहा है. आप अपने घर में भी देख लोगे, आपके घर में 2-3 मेंबर होंगे, वो 2-3 मेंबर में से एक मेंबर जाकर के शहर में रहता होगा या पूरा ही मेंबर शहर में रहता होगा. Nearly 2 out of every 5 person in cities have no tap water. हमारे देश की इतना दुर्भाग्य है, इतनी मतलब कि बोल सकते हो कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है कि हर 2 व्यक्ति के बाद जो 5वां व्यक्ति आता है, सॉरी, हर 5 व्यक्ति के बाद जो 2, उसमें 5 में 2 ऐसे लोग होंगे जिनके वहां टैप वाटर नहीं होंगे, यानी पीने का पानी नहीं होगा. वो नल के पानी पीते होंगे या डायरेक्टली टंकी का पानी पीते होंगे. There are more than 1,600 languages spoken in India. हमारे यहाँ लगभग 1600 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस बोले जाते हैं. And there are 100 dance form in India. 100 से भी ज्यादा डांस फॉर्म है हमारे देश में. इतना पॉपुलेशन, इतना डिफरेंट कल्चर्स होने के बावजूद हमारा देश जो है अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, यानी पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाया है, वो डेवलप कर रहा है. ठीक है. अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री क्यों नहीं बन पाया, डेवलप कंट्री क्यों नहीं बन पाया, तो यही रीजन की वजह से हमारे यहाँ जो ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो रैपिडली बढ़ रहा है, एकदम अंधाधुंध बढ़ रहा है, उसको हम लोग को कंट्रोल करना सीखना होगा. पॉल्यूशन कम फैलाना होगा. ठीक है. अपने घर के साथ साथ अपने सराउंडिंग को भी नीट एंड क्लीन रखना होगा. ठीक है. लोगों को कम्युनिटी लाइफ का इम्पोर्टेंस बताना होगा. इस तरीके से हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट बना सकते हैं. ये हो गया हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट. ऑलरेडी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में. इसके जो क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ आपके ग्रुप में भी हम डाल दिए हैं, आप लोग उसको कॉपी में कर लोगे. साथ में आपका मैप स्किल हम एक बार देखना चाहेंगे. यहाँ पे आपका मैप स्किल है, पेज नंबर 182. Any two North Indian state where green revolutions took place. तो यहाँ आंसर होगा पंजाब एंड हरियाणा. आपको दोनों स्टेट को एक ही कलर से लोकेट करना है, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा. The state where Pongal is celebrated. क्या होगा आंसर? यूज योर चैट बॉक्स एंड आंसर. ठीक है. डोंट रेज योर हैंड, यूज योर चैट बॉक्स एंड आंसर. The state where Pongal is celebrated. एकदम फास्ट. दिव्यांश राइट आंसर. अभिनव दीवान, अभिनव पटनायक, गलत है आपका आंसर. दिव्यांश का आंसर सही है. और कोई? आदर्श गलत है. अंकित राइट आंसर, दैट इज तमिलनाडु. ओके. ओनम है केरला का. The state of which Bihu dance is associated with. Bihu dance. Come on, use your chat box. Yes, Anurag, right answer. Yes, Divyansh, right answer. Ankit, very good. That is Assam.
द स्टेट नोन फॉर ओनम फेस्टिवल, अभी हम बताए हैं आप लोगों को ओनम फेस्टिवल। यस, केरला, राइट आंसर। फर्स्ट में हो गया पंजाब एंड हरियाणा, सेकंड हो गया तमिलनाडु, थर्ड हो गया असम और फोर्थ हो गया केरला। तो मैप स्किल आज का होमवर्क यही है आप लोगों का कि आप मैप स्किल करोगे। डू द मैप स्किल ऑफ चैप्टर नंबर 21, ये कंप्लीट करोगे आप लोग। कल आप लोगों के पास एक दिन का टाइम है, आप लोग अपनी पूरी कॉपी जो है चैप्टर नंबर 21, हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8, ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1, ये पूरा मैप स्किल के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। तो आज का मैप स्किल के साथ में एक और होमवर्क है कि आप लोग थ्रोली लाइन बाय लाइन जो है चैप्टर नंबर 9 को पढ़ करके आएंगे। रीड चैप्टर नंबर 9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, तो अच्छे से पढ़ करके आएंगे। लाइफ ऑफ द अर्ली मैन, आज का होमवर्क हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। डू द मैप स्किल ऑफ चैप्टर नंबर 21 एंड रीड द चैप्टर नंबर 9 इन हिस्ट्री। ओके, देन आज हम यही क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। So we start the new chapter, chapter number 9, the life of the early man। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके हिस्ट्री का। इससे बहुत सारे आपके फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं। ओके, we do know the exact place of the origin of mankind। अगर हम लोग बात करें मनुष्य का कहाँ जन्म हुआ था, तो हम लोग उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। अभी तक हम लोग को नहीं मालूम है कि सबसे पहला जो मनुष्य है वो कहाँ जन्म किया था। However, the evidence indicate that human species have developed in Africa, as this area has favorable climatic condition for the evolution of human life। लेकिन कुछ सबूतों, कुछ एविडेंस की वजह से ये पता चला है कि सबसे पहले मानव प्रजाति का जो जन्म है वो अफ्रीका में हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेट पाए जाते थे। वहां का जो क्लाइमेट था मनुष्य के जीवन, मनुष्य की उत्पत्ति के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता था। It is believed that later on the human species have wandered to Asia, Europe and America। wandered यानी घुमक्कड़। ये माना जाता है कि बहुत सारे मानव प्रजाति जो है दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंट में घूमने लग गए और वहां पर फिर एक नया कम्युनिटी की स्थापना हो गई। Our information about the life of the early man is based on the remains of objects, fossils and tools that have been excavated from the different parts of the world by the archaeologists। Most of the stone tools were used is known as Stone Age। It is divided into 3 main phases। हमारे इंफॉर्मेशन, अर्ली मैन के इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग को ये पता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, टूल्स हो गए, जो जमीन के नीचे दब गए थे, उसको जब निकाला गया तो उससे पता चला कि बहुत सारे लोग जो है स्टोन से बने टूल्स का यूज करते थे। ठीक है, यही पीरियड ऑफ टाइम जो है 3 फेजेस में मतलब डिवाइड किया गया है। स्टोन एज divided into 3 phases, first, second and third। पहला हो गया पैलियोलिथिक एज। इसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। मेसोलिथिक, जिसको मिडिल एज भी कहते हैं, मिडिल स्टोन एज। थर्ड हो गया न्यूलिथिक, और न्यू स्टोन एज।
these are the three phases of stone age. अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमारा 3 phases है stone age का. दिव्यांश कुछ बोलना है? यस मैम. हाँ बोलो. मैम नियोलिथिक के बाद मैम चारकोलिथिक एज भी होता है. हाँ वो पढ़ेंगे आगे हम लोग, लेकिन अभी हमारा मेन 3 स्टोन एज है, दैट इज पालियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. ठीक है. ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज. दीज आर द 3 फेजेस ऑफ स्टोन एज. सबको ही रिपीट करोगे घर पे. देयर आर 3 फेजेस ऑफ स्टोन एज, पालियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. Old Stone Age, Middle Stone Age and New Stone Age. Fossils क्या होते हैं? What do you mean by fossils? तो fossils है जो हमारी चीजें बच जाती हैं, remains and impressions of dead plants, animals and human beings embedded in a rock. वो जब दोबारा एक चट्टान, एक ठोस पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वही कहलाता है हमारा फॉसिल. बहुत सारे एनिमल मर जाते हैं, प्लांट सड़ गल करके जब हार्ड चीज में जो कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज फॉसिल. आगे पालियोलिथिक हम लोग कल पढ़ेंगे. आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं. इसको लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से पढ़ोगे, थ्रोली पढ़ करके आओगे. ओके चलो ठीक है, फिर क्लास हम यही ओवर करते हैं. बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे.